Okay, so hello everyone. My name is Anup Mishra, and currently I am an MBBS student at AIMS Bhubaneswar. My rank in NEET 2022 was AIR 87. So today आज हम देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स का जो रिमेनिंग पोर्शन था. So this is like the chapter in the organic chemistry of class 11. हम लोग एल्कीन्स तक देख चुके थे. हमको एल्काइंस से स्टार्ट करना था. So let's start with एल्काइंस. चलिए. जैसे हम देखे थे डबल बॉन्ड है अगर कार्बन चेन में तो उसको एल्कीन्स कहते थे. और उसी तरह से अगर कार्बन चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, कितना भी बड़ा कार्बन चेन हो, पर इफ इट हैज अ ट्रिपल बॉन्ड तो हम उसको एल्काइन बोलेंगे. ओके. जैसे कि जैसे कि 5 कार्बन का चेन है एंड देयर इज वन ट्रिपल बॉन्ड हियर, तो ये एक एल्काइन है. ओके. उसके बाद एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला, ये रहा उनका जनरल फॉर्मूला. ओके. ऑलराइट. चलिए, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म देखते हैं. जैसे कि हम आइसोमेरिज्म हर जगह देखते थे. नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी ही आप नॉमेनक्लेचर करेंगे. ठीक है. देखिए, आप एन को आइन से रिप्लेस कर देंगे. जैसे प्रोपेन होता था ये, तो प्रोपाइन क्या होगा? ये प्रोपाइन होगा. ओके. चलो, और पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड को इंडिकेट करेंगे तो ये 1 2 3, तो 1 प्रोपाइन. ओके. चलो, अभी पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से पोजीशन आइसोमेरिज्म आप दिखा सकते हो इसमें. देखिए, जैसे कि ये पेंट 1 आइन है क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है. ये पेंट 2 आइन है क्योंकि सेकंड कार्बन पे. ठीक है. और ये आपने एक ब्यूटाइन 1 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन बनाया, तो ये दोनों तो अपने आप में पोजीशन आइसोमर्स है, पर ये चेन आइसोमर्स है. ठीक है. क्योंकि इन दोनों में, इसमें 4 की चेन है और इसमें 5 की चेन है, तो ये आइसोमेरिज्म देखना काफी इजी है. चलिए. सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज. फिफ्थ मेंबर मतलब इथाइन से आप शुरू करेंगे. इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन. तो फिफ्थ मेंबर क्या है? हेक्साइन. ओके. इसके पॉसिबल आइसोमर्स देखना है और इनके बीच में क्या क्या आइसोमर्स है. तो देखिए, सबसे पहले तो आप चेन 6 की रखेंगे तो आपके पास हेक्स 1 आइन, हेक्स 2 आइन, हेक्स 3 आइन, 3 आ जाएंगे. ठीक है. 6. फिर आप चेन को 5 की रखेंगे तो आपके पास ये एक आएगा. ठीक है. फिर आपने ये CH3 को इधर से इधर ले गए तो फर्स्ट 1 पोजीशन में आपके पास 2 आ गए. 5 ए लिख देते हैं. फिर से आप पेंट में रखेंगे और इस वाले पोजीशन में कार्बन 2 पे रखेंगे तो 5B, एक आ गया. ठीक है. फिर आपके पास लास्ट में 4 कार्बन की चेन लेंगे तो देर इज ओनली 1 पॉसिबिलिटी. हाँ, तो ये 4. तो पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म देखो, ये सब आपस में क्या दिखाएंगे? पोजीशन. ठीक है. ये 5 वाले भी आपस में क्या दिखाएंगे? पोजीशन. 5A और 5B आपस में क्या दिखा रहा है? पोजीशन. ठीक है. और 4 वाला क्या दिखा रहा है? चेन. 4 वाला बाकी सबसे चेन दिखाएगा. 5 वाला 6 से चेन आइसोमेरिज्म दिखाएगा. ठीक है. जब तक चेन से में हम चेन आइसोमेरिज्म नहीं बोलते, चेन डिफरेंट होते ही हम चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे. ठीक है. चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड. देखो, ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है. तो ये रहा आपका सिग्मा बॉन्ड, जिसमें कि आपका पी ऑर्बिटल स्ट्रेट ऑन ओवरलैप हो रहा है. सिग्मा बॉन्ड मतलब फर्स्ट सिंगल बॉन्ड. हाँ. उसके बाद आपके 2 पाई बॉन्ड है. ठीक है. ये एक पाई बॉन्ड है, ये इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग, और एक ये दोनों ओवरलैपिंग हो रहा है, ये दोनों ऑर्बिटल्स. ये एक और पाई बॉन्ड बना रहे हैं. तो 2 पाई मतलब जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड्स है. ओके. चलो, द इथाइन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 cc सिग्मा बॉन्ड. ओके. बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CC ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है ना, इज मोर देन दैट ऑफ द C डबल बॉन्ड C. तो C ट्रिपल बॉन्ड C का बॉन्ड स्ट्रेंथ C डबल बॉन्ड C से ज्यादा है और उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ C सिंगल बॉन्ड C से ज्यादा है. ठीक है. CC बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन C, और ऑर्डर इसका रिवर्स ऑर्डर जस्ट बॉन्ड लेंथ का हो जाएगा. ठीक है. बॉन्ड लेंथ
जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन टू कार्बन आटम इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, मतलब जैसे ये कार्बन है, ये इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से इसके अराउंड होगा सिमेट्रिकली। सो इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। ओके, इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। ये एक चेन, लंबी लाइन की तरह। चलो अभी आते हैं प्रिपरेशन पे, काफी इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, CaCO3 ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, ये याद रखना। इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। पहले तो कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड आप बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देंगे पहला, कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करेंगे, हाँ, तो कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा। और इस कैल्शियम कार्बाइड को आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बाई प्रोडक्ट इथाइन बनता है, जो कि इंडस्ट्रियल मेथड है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, हमने देखा था विसिनल डाइहैलाइड से आप ये बना सकते हैं एल्कीन, उसी तरह से आप विसिनल डाइहैलाइड से एल्काइन भी बना सकते हैं। ठीक है, देखो Br साइड में है, एक Br हटाओगे, एक H हटाओगे, एक सिंगल बॉन्ड लगाओगे, फिर Br हटाया, एक और H हटाया, एक और, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, देखो इसको इन्होंने स्टेप्स में एक्सप्लेन किया। फर्स्ट स्टेप में इन्होंने एक KBr हटाया, ठीक है, तो डबल बॉन्ड मिल गया और एक और Br रह गया। सेकंड स्टेप में ये Br को भी हटा दिया तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ओके, तो ज्यादा इसका प्रिपरेशन में नहीं था। तो लेट्स कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें भी ज्यादा नहीं है। फर्स्ट थ्री मेंबर्स आर गैस, 8 आर लिक्विड एंड द हायर वंस आर सॉलिड। ये हो गया इनका, ऑल आर कलरलेस। ठीक है, ऑल अदर मेंबर्स आर odorless except इथाइन। They are weakly polar. They are immiscible with water but soluble in organic solvents. ये तो सबके लिए सेम है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द मोलर मास। हमने सब में डिस्कस किया था कि मेल्टिंग पॉइंट जितना भी आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और अगर आप ब्रांचिंग बढ़ा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है, चलो केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। रिएक्शंस, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एन एल्काइन। एल्काइन में जो कार्बन है, ये कार्बन sp कार्बन है। ओके, और एसिडिक कार्बन है। ठीक है, तो अगर आप सोडियम मेटल और सोडा लाइम जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, इनको आप इथाइन से रिएक्ट कराएंगे। ओके, द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, okay, due to the maximum percentage of s character, the sp hybridized orbitals have highest electronegativity, so sp electronegativity highest. Okay, hence these attract the shared electron pair to a greater extent than that of the sp2 or sp3. Okay, thus in ethane the hydrogen atoms can be liberated as protons more easily as compared to ethene and ethane. तो देखो C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H है, H प्लस में होना चाहता है, ये माइनस माइनस में होना चाहता है, तो अगर आप H को हटा दोगे तो ये जो माइनस है ये बहुत स्टेबल है क्योंकि ये sp है। इधर आप अगर डबल बॉन्ड पे लगा रहे हो माइनस और सिंगल बॉन्ड पे माइनस लगा रहे हो तो सबसे सबसे ज्यादा स्टेबल ट्रिपल बॉन्ड वाला रहेगा। ओके, तो यहीं पे लिखा है hence the hydrogen atoms of ethane attached to triply bonded carbon are acidic। तो ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का जस्टिफिकेशन हो गया कि sp कार्बन एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अट्रैक्ट कर पाएगा, इसलिए हाइड्रोजन एसिडिक होता है। 4 पॉइंट्स। तो अभी रिएक्शन देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ। तो ये रिएक्शन आपको याद करनी है कि इथाइन प्लस सोडियम, मोनोसोडियम इथेनाइट, इसको इधर पे रिएक्ट कराएंगे और सोडियम के साथ डाई सोडियम। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन हो गई। सेकेंड रिएक्शन, NaNH2 के साथ अगर आप रिएक्ट करेंगे तो ये H हट जाएगा और सोडियम इसकी जगह आ जाएगा और ये H जाके NH3 बना लेगा। तो दिस इज सेकेंड रिएक्शन। These reactions are not shown by alkenes and alkynes. Okay, used for distinction। तो ये एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो भी हाईलाइट कर रहा हूँ याद रखना है आपको। अभी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन फॉलो द ट्रेंड इन द एसिडिक बिहेवियर। सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बनाना भूलिए, उसके बाद सिंगल बॉन्ड।
ओके। और एल्काइन में भी जितने आप आर या फिर मिथाइल ग्रुप्स ऐड करेंगे उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। ठीक है, चलो। सेकंड आपका है एडिशन रिएक्शन ऑन एल्काइन। अभी देखो तीन कार्बन कार्बन के तीन बॉन्ड है, एक तो सिग्मा है, तो जो टू पाई बॉन्ड है वीक होते हैं, तो यू कैन ऐड इन पाई बॉन्ड को ब्रेक करके कुछ ऐड कर सकते हो। द एडिशन प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ द विनाइलिक कैटायन। तो आपका जो ये वाला कैटायन बनेगा इसका स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि एडिशन प्रोडक्ट क्या है। क्योंकि आप एक ट्रिपल बॉन्ड अगर तोड़ रहे हो, अगर आप एक ट्रिपल बॉन्ड तोड़ रहे हो तो आपको कैटायन बनाना पड़ेगा। ओके, चलो। तो पहला इसमें है एडिशन ऑफ H2। तो आप वही पैलेडियम प्लेटिनम निकेल के प्रेजेंट में H2 ऐड करोगे तो पहले इथाइन बनेगा, फिर इथेन बनेगा। सिमिलरली प्रोपाइन से पहले प्रोपीन बनेगा, फिर प्रोपेन बनेगा। ये रिएक्शन इनमें से कोई एक याद कर लेना। देन रिएक्शन विद एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो आप यहाँ पे Br एक Br इधर ऐड होगा, एक Br इधर ऐड होगा। ठीक है, फिर से और Br ऐड करा है आपने, तो एक Br इधर ऐड होगा, एक Br इधर ऐड होगा। तो देखो टेट्रा ब्रोमोप्रोपीन। हाँ, द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डीकलराइज्ड। ओके, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ये भी आपको याद रखना है। चलो थर्ड देखते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स HX। ठीक है, जेमिनल डाइहेलाइड्स। ठीक है, जेमिनल डाइहेलाइड, जेमिनल मतलब देखो, जेमिनल डाइहेलाइड मतलब एक ही कार्बन पे दो एक्स है। विसिनल डाइहेलाइड मतलब दोनों एक्स अलग अलग कार्बन है। ये विसिनल है, ये जेमिनल है, याद रखना। ओके, चलो। एडिशन ऑफ वाटर, like alkanes and alkenes, alkynes are also immiscible and don't react with water. However, one molecule of water acts on alkyne on warming with mercuric sulfate. तो HOH को तोड़ो, OH को लगाओ, H को लगाओ। मार्कोनिकोव रूल आप फॉलो करोगे तो देखो मार्कोनिकोव क्या कहता है, जहाँ पे कम हाइड्रोजन अटैच्ड है वहां पे नेगेटिव पार्ट बदलते, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो नेगेटिव वाला किधर जाएगा, इधर पे, और पॉजिटिव वाला इधर पे। देखो नेगेटिव वाला इधर पे लगा, फिर से आप नेगेटिव वाला किधर लगाओगे, तो देखो इसमें फिर से आप OH ऐड करोगे तो क्या बनेगा, CH3 OH ये बनना चाहिए। पर OH एक H2O हटा देते हैं और डबल बॉन्ड O बन जाता है, इसलिए प्रोपैनॉन। ओके, फिर आपका पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब जो आपका एल्काइन है उसका एक डबल बॉन्ड आपने तोड़ दिया, और पॉलीमराइज, या दो डबल बॉन्ड आपने तोड़ दिया और उसको पॉलीमराइज कर दिया। ठीक है, साइड में एक और आपके पास, हाँ, ऐसे आपने जोड़ जोड़ के लीनियर पॉलीमर बना दिया, तो ये है लीनियर पॉलीमराइजेशन। ठीक है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन मतलब क्या है, आपने तीन को ऐसे साइकिल में लिया और इनके एक एक बॉन्ड इनके बीच में बनवा दिए, तो क्या बन गया, बेंजीन। इसको याद रखना है आपको, इसमें क्या डालने से, इथाइन ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है। ओके, टू फॉर्म बेंजीन, याद रखना है। चलो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, दे आर नोन एज एरीन्स। मोस्ट ऑफ देम पॉजेस प्लेजेंट ओडर, देयरफॉर एरोमेटिक बोलते हैं इनको। चलो, बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूजुअली कॉल्ड एरोमेटिक। ठीक है, तो एरोमेटिक, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव नॉन बेंजीन कंपाउंड्स। नॉन बेंजीनॉइड्स का एग्जांपल देखेंगे हम। पहले तो बेंजीन क्या है समझ लो, एक हेक्सेन बना, साइक्लोहेक्सेन बनाना और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स लगा देना तो बेंजीन बन जाएगा। और इसका एक और आप फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि डबल बॉन्ड्स आपने जस्ट एक्सचेंज करा दिए, तो देखो ये इसका मिरर इमेज हो गया। और एक्चुअली बेंजीन ऐसे भी नहीं होता, बेंजीन ऐसे इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, तो हम इसको इस तरह से दिखाते हैं। ओके, चलो। नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म। नॉमेनक्लेचर तो आपने जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर देखा है, उसी हिसाब से आपको साइकिल को नॉमेनक्लेट करना है और उसमें जो भी सब्सटीट्यूएंट्स है उनको ऐड करना है। यहाँ पे एक ऑर्थो, मेटा और पैरा का मैं बता देता हूँ। जैसे कि पहले से कंपाउंड ऐड हो रखा है, तो 1 2 3 सॉरी,
1 2 3 4 5 6। तो ये वाली पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, थर्ड वाली पोजीशन मेटा पोजीशन है, फोर वाली पोजीशन पैरा पोजीशन है। ठीक है, ये देखो मेटा, ये पैरा। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है, पॉसिबिलिटी ऑफ टू आइसोमेरिक, हाँ, बेंजीन वन ऑफ द आइसोमर, द ब्रोमीन एटम्स आर अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन। देखो, अगर दो मिरर इमेज वाली स्ट्रक्चर है बेंजीन की, तो एक में देखो इन दोनों के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है और एक में इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। However, benzene was found to be form only one ortho substituted product. This problem was suggested by कॉन्सेप्ट ऑफ ऑसिलेटिंग नेचर ऑफ डबल, मतलब ये दोनों इन दोनों के बीच में ऑसिलेट होते रहते हैं, तो कभी ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, और कभी ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। ओके, रेजोनेंस पे आते हैं। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस मतलब ऑसिलेटिंग डबल बॉन्ड्स। ओके, कि अगर दो, ये जैसे कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स इस तरह से अरेंज्ड है, तो कभी ना कभी ये इस तरह से इधर भी आया होगा। ठीक है, देखेंगे हम आगे। देखो, बेंजीन से समझते हैं, द सर्कल रिप्रेजेंट्स 6 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर डीलोकलाइज्ड बिटवीन द 6 एटम्स। तो बेसिकली डबल बॉन्ड्स ऐसे एक टाइम पे डबल बॉन्ड दिखते नहीं है हमको, वो ऐसे घूमते रहते हैं वो बॉन्ड्स, तो वो कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग गिव्स अस द बेटर पिक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये है आपका ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स है। द अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम्स आर क्लोज इनफ टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। ठीक है, देयर आर टू इक्वल पॉसिबिलिटीज, ठीक है, between all the carbon atoms. But the X-ray diffraction, there is an equal possibility for the p orbital of each carbon atom to overlap with the p orbital of adjacent carbon atom. मतलब ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है इक्वल, तो बीच का हम रास्ता निकालते हैं। It can be represented in the form of two donuts of electron cloud, one above and one below the plane of hexagonal. तो ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में, की पार्शियली हर सबके पास एक एक डबल बॉन्ड। ओके, the 6 pi electrons are thus delocalized and can move freely in the 6 carbon nuclei. तो कार्बन जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो इनके बीच में घूमते रहते हैं। ओके, बेंजीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो, the delocalized pi electron cloud are attracted more strongly by the nuclei of the carbon atom and the electron cloud localized between the two carbon atoms. Therefore, delocalized pi electron makes it more stable than the hypothetical cyclohexatriene. तो अगर आप ऐसा एक क्लाउड बनाओ और ये कार्बन का क्लाउड है, तो इसको पूरे क्लाउड को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। पर अगर आप ऐसे डिस्क्रीट डबल बॉन्ड के क्लाउड बनाओगे तो उनको अट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए आप डबल बॉन्ड को फैला देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो इक्वली, ताकि बड़ा सा क्लाउड बने और उसको अच्छे से बेंजीन रिंग अट्रैक्ट कर सके, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एरोमेटिसिटी। Benzene was considered as aromatic compound. Now the name is applied to all the ring systems. Ring system, aromatic compound का पहला प्रेजेंस है, रिंग होना चाहिए। ठीक है, वेदर और नॉट हैविंग बेंजीन रिंग प्रोसेसिंग द फॉलोइंग। पहला जो रिंग है आपका, इट शुड बी प्लेनर। दूसरा, पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अगर आपने एक ऐसा रिंग बनाया और पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर तक जा रहे, फिर वापस इधर तक आ रहे, फिर इधर तक जा रहे, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। पूरे रिंग में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना है, मतलब पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन को घूमना पड़ेगा। ओके, जैसा कि बेंजीन में हो रहा है, देखो पूरे रिंग में घूम रहा है। प्रेजेंस ऑफ 4n plus 2 pi electrons where n is an integer, this is the Huckel's rule। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना है, प्लेनैरिटी, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन एंड 4n plus 2 pi electron। अभी n is equal to 1 रखोगे तो कितना आएगा? n is equal to 1 में 6 pi इलेक्ट्रॉन, जो कि बेंजीन में आता है। 2 में कितना आएगा? 10 pi इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो कि आपका नैफ्थलीन में आता है। चलो, एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लोपेंटेन डाइनाइल, साइक्लोपेंटेन ट्राइनाइल। देखो, आप कभी भी अगर माइनस चार्ज है उसको भी आप ट्रीट करते हो पाई बॉन्ड की तरह। ओके, ओके, तो आप माइनस चार्ज को पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट करोगे तो कितने पाई बॉन्ड हो गए इसमें? 3। इसमें भी कितने? 3। इसमें भी कितने? 3। 3 पाई बॉन्ड बोले तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इधर पे 10 सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे 14 सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, चलो अभी प्रिपरेशन पे आते हैं।
साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन हमने देखा था कि रेड हॉट आयरन ट्यूब में इथाइन को रखेंगे तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगा, याद रखना है। डी कार्बोक्सिलेशन, तो डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, ये जब का सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच जो एसिड है उसको आप सोडा और लाइम, ओके, किस में डालेंगे, सोडा लाइम, सोडा लाइम में डालते ही ये एग्जिट कर जाएगा, ओके, दिस विल एग्जिट एंड यू विल गेट बेंजीन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस रिएक्शन। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर OH, उसका रिड्यूस करेंगे जिंक और हीट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जिंक, डस्ट, हीट, तो OH उड़ जाएगा, ओके। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज इजी है, दे आर नॉन पोलर, कलरलेस, कैरेक्टरिस्टिक अरोमा। ए दो तीन, 3 पॉइंट हो गए। नाफ्थलीन बॉल्स आपको पता है, जो आपकी मम्मी कपड़ों के अंदर रखती है ताकि कीड़े ना लगे, वो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब एक एग्जांपल है। दे आर इमिसिबल विद वाटर बट मिसिबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ओके। दे बर्न विद अ सूटी फ्लेम, मतलब आप उसको बर्न करोगे तो काला काला धुआं निकलेगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ESR। दे कैन ऑल्सो अंडरगो एडिशन एंड ऑक्सीडेशन। पहले ESR देखते हैं, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, Friedel-Crafts alkylation and acylation, in which attacking reagent is an electrophile। तो एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और एक और इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा। यहाँ पे कौन हटने वाला है, एक हाइड्रोजन जो लगा रहता है उसको हम हटा देंगे और उसकी जगह पे जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसको ऐड कर देंगे। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, नाइट्रेशन में NO2, उसके बाद सल्फोनेशन में SO4H, उसके बाद कौन सा, हैलोजिनेशन में X, ठीक है। चलो तीनों देखते हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में, फ्रीडेल क्राफ्ट में R, ठीक है, कोई भी आपका CH3 हो सकता है, इथाइल, इथेन, मिथाइल, प्रोपाइल, ये सब। चलो सबसे पहले नाइट्रोजन देखते हैं। व्हाट इज इंट्रोड्यूस्ड, नाइट्रो ग्रुप, ओके, कॉन्सेंट्रेटेड HNO H2SO4 के साथ क्या बन जाएगा, नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा। सिमिलरली हैलोजिनेशन में आपको क्या चाहिए, क्लोरीन और एनहाइड्रस AlCl3, तो आपका एक X ऐड हो जाएगा, कुछ नहीं, बेंजीन पे बस ऐड करना है। सल्फोनेशन में H2SO4 फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड HSO3 ऐड हो जाएगा। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में आपको क्या डालना है, एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एंड क्लोराइड, तो आपका एल्काइल ऐड हो जाएगा, ओके। वो एल्काइल या तो मिथाइल हो सकता है या तो इथाइल हो सकता है, जो भी होगा वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, ओके। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन सेम, ऐसा एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड होता था, एसाइलेशन में एसाइल हैलाइड होगा, इसी की एसिटाइल क्लोराइड, वहीं एनहाइड्रस AlCl3, एंड आप सिर्फ Cl हटा देंगे, बाकी सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड में ये O हटा देंगे, बाकी पूरा ऐड कर देंगे। इफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज यूज्ड, ये एक अच्छा पॉइंट है। इफ एक्सेस इज यूज्ड, फर्दर सब्स्टिट्यूशन में टेक प्लेस, मतलब आपने तो अभी सिर्फ एक जगह पे लगाया, अगर आप एक्सेस पे लेंगे तो सब में लगना शुरू हो जाएगा, सब में लगेगा। उसका एग्जाम्पल क्या है, अगर आप ज्यादा क्लोरीन ले लेंगे एनहाइड्रस AlCl3 में तो हेक्साक्लोरोबेंजीन बन जाता है, ओके, सारे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है, राइट। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चलो सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, तो उसको जनरेट कैसे करेंगे, देखो ClCl है, इट विल अटैक AlCl3, तो एक AlCl4 माइनस और यहाँ पे जनरेट हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, ओके। सिमिलरली ये आपका हैलोजिनेशन है, ये फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइल एल्काइलेशन में क्या हो रहा है, CH3Cl है, वो AlCl3 पे अटैक करेगा और जनरेट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली Cl जो है उसको हटा के आपको प्लस बनाना है, बाकी का माइनस बनाना है, ओके, सॉरी मैंने उल्टा हो गया, Cl को हटा के माइनस बनाना है, बाकी का प्लस बनाना है, देखो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, ठीक है।
अभी इन केस ऑफ नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन इज प्रोड्यूस बाय ट्रांसफर ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। देखो नाइट्रेशन में क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड, आपने ये वाले H को हटा दिया तो आपका HSO4 माइनस और H2NO3 प्लस। ये H2NO3 प्लस को आप, जो H2NO3 प्लस को आप इसमें से वाटर निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, चलो। फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन, अभी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल, ये देखो इलेक्ट्रोफाइल ने डबल बॉन्ड पे अटैक किया, डबल बॉन्ड टूटा। ठीक है, डबल बॉन्ड टूटा, इधर पे माइनस चार्ज इधर प्लस चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल किधर पे जाके अटैक करेगा, माइनस वाले पे। तो कहाँ अटैक हुआ, ये देखो यहाँ माइनस पे अटैक हुआ। और ये जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज अभी भी हमको दिख रहा है, कार्बोकैटायन बना हुआ है। अभी कार्बोकैटायन ट्रांसफर होगा, इधर आएगा, फिर और ट्रांसफर होगा, इधर आएगा। कार्बोकैटायन ट्रांसफर हो सकता है, तो कार्बोकैटायन इज समवॉट हाफ वे ट्रांसफर। इधर पे कभी भी कार्बोकैटायन नहीं आ सकता। क्यों, ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज था ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आता है। ओके, देन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ये जो हाइड्रोजन है इसको आप हटा दोगे, हटा दोगे तो ये देखो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो चुका है। ओके, चलो। तो ये था आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो एडिशन रिएक्शन देखते हैं। एडिशन रिएक्शन मतलब आप डबल बॉन्ड तोड़ रहे हो और कुछ ऐड कर रहे हो, तो आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो, तो सारे डबल बॉन्ड टूट के साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अंडर यूवी लाइट, यूवी लाइट आप क्लोरीन ऐड कर सकते हो, सारे हाइड्रोजन मतलब डबल बॉन्ड टूटेंगे और क्लोरीन ऐड हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाएगा। ओके, सिमिलरली कंबस्शन क्या बनेगा, CO2 और H2O। ओके, चलो। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, अभी अगर जैसे हमने ये सारे रिएक्शंस देखे, इनमें खाली था, इधर पे कुछ पहले से कुछ XYZ कुछ नहीं लगा था, पूरा एम्प्टी था। तो अगर XYZ लगा हो तो क्या होगा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जैसे कि OH है, अगर आपका, याद क्या रखना है, अगर बेंजीन में OH लगा है और आप कोई इलेक्ट्रोफाइल ला रहे हो, तो या तो वो ऑर्थो में लगेगा या फिर पैरा में लगेगा, वो मेटा में नहीं लगेगा। सिमिलरली देयर आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ओके, देखो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में जैसे कि NO2 है, इधर पे आप कोई इलेक्ट्रोफाइल ला रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ मेटा में ही लगेगा, ऑर्थो और पैरा में नहीं लगेगा। ओके, ग्रुप स्विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू मेटा पोजीशन आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अभी ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप को एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, और इनका एग्जांपल है NH2NH, R OCH3CH3 प्लस और OH भी है। ये सब आपको याद रखना है। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का एग्जांपल है NO2, CN, CHO, एसिड्स, ये सब अपार्ट फ्रॉम these are meta directing group. Okay, these are known as deactivating group. All right, चलो। कार्सिनोजेनेसिटी एंड टॉक्सिसिटी, ये जो आपके बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन containing more than two benzene rings are toxic and cause cancer. Okay, formed on incomplete combustion of organic material like tobacco. Okay, they damage the DNA and cause cancer. तो 1 2 3 पॉइंट्स ज्यादा याद रखना। तो इसी के साथ हम चैप्टर के एंड में आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। देखो, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन मतलब क्या हो रहा है, देखो ClCl बन रहा है, इसको तोड़ोगे क्या बनेगा, Cl कार्बोकेटायन। ये Cl कार्बोकेटायन किस पे जाके जंप करेगा, CH4 पे, और क्या बनाएगा, CH3Cl कार्बोकेटायन प्लस HCl, वेरी सॉरी, CH3 कार्बोकेटायन एंड HCl। ठीक है, अब ये CH3 कार्बोकेटायन अगर एक और CH3 कार्बो आपका फ्री रेडिकल से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये क्या होता है, इथेन।
ठीक है, तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ इथेन। चलो सेकंड क्वेश्चन, राइट द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है भाई, आंसर टू, आंसर टू यहीं पे लिख देना बेटर रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? आप कहाँ से नंबरिंग करना, चलो यहीं पे बना देते हैं। देखो क्या है ये, ऐसा है। आप नंबरिंग यहाँ से शुरू किए तो टू मिथाइल ब्यूट टू पे इन लगा है, ये इजी था। सेकंड पे आता है, इस पे डबल बॉन्ड है, इस पे ट्रिपल बॉन्ड है, इस पे सिंगल बॉन्ड है। तो आप यहाँ से शुरू करोगे ताकि लोएस्ट नंबर मिले, क्योंकि अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो तो टू पे आ रहा है, यहाँ पे वन पे आ रहा है, तो आप वन पे डबल बॉन्ड लाना चाहते हैं। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? एंड, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। वाई पहले आता है या ई पहले आता है? ई पहले आता है। नेक्स्ट, 1 2 3 4 ब्यूट 1 3 डाई। नेक्स्ट, एक बेंजीन है, बेंजीन पे ये लगा हुआ। तो आप यहाँ से अगर नंबरिंग शुरू करो, हाँ, तो फोर्थ पे क्या है? फिनाइल ब्यूट 1 इन। नेक्स्ट, एक और बेंजीन है, एंड यहाँ पे CH3 है, एंड यहाँ पे OH है। तो आप किसको नंबर फर्स्ट दोगे? इसको, मिथाइल को, या इसको? देखो, बेसिकली ये कंपाउंड को हम एक बिल्ट इन कंपाउंड मानते हैं, फिनॉल। इधर पे हम इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानते, तो कभी भी आपको OH लगा हुआ देखे तो फिनॉल मानना है, उसमें ऑक्सीजन OH को सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानना है। तो हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? 1 2, तो 2 मिथाइल फिनॉल। ओके, इसके बाद वाला थोड़ा बड़ा है। देखो 10 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5 पे क्या लगा हुआ है? इसको भी अगर हम नेम करें, 5 2 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। ठीक है, उसके बाद वाला यहीं पे देख लेते हैं, कहाँ से नंबरिंग शुरू करें। यहाँ से, ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट मिले। 3 इथाइल और 1 और 8, 1 5 8 पे 3 डबल बॉन्ड, 1 5 8 ट्राई। ओके, सॉरी, डेका, 3 इथाइल डेका 1 5 8 ट्राई। चलो, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। And possible isomer having number of double bond and triple bond as indicated. C4H8, C4H8, C4H8 में एक डबल बॉन्ड, तो आप पहले C4 4 कार्बन चेन बनाए, और इधर पे लगाएंगे तो इधर नहीं लगेगा, इधर पे लगाएंगे नहीं, तो इधर पे 2 डबल बॉन्ड्स आ गए। ओके, अगेन आप 3 कार्बन चेन बनाएंगे, अभी लगाइए, इधर पे लगाएंगे तो इधर पे नहीं लगेगा, इधर पे नहीं लगेगा, कहीं नहीं लगेगा, एक ही डबल बॉन्ड आ सकता है। तो इसके 3 डबल बॉन्ड वाले आइसोमर हो गए C4H8 के, उनके नाम आप ढूंढ के लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आपका C5H8,
C5H8 मतलब कितने डबल बॉन्ड है? एक भी डबल बॉन्ड नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड बोला है। तो चलो C5H8 का बनाते हैं। 1 2 3 4 5। इधर पे रख सकते हो, इधर पे ट्रिपल बॉन्ड रख सकते हो, और और कहाँ रखना? इधर पे रख नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते? यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रखोगे तो ये तो इसी का सेम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं रख सकते। तो स्ट्रेट चेन में ये हो गया। अभी 4 कार्बन का चेन लेते हैं। अभी कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रख सकते हैं? सिर्फ इधर पे ट्रिपल बॉन्ड रख सकते हैं, क्योंकि इधर पे ट्रिपल बॉन्ड रखोगे तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और कार्बन के 5 बॉन्ड अलाउड नहीं होते। एक हो गया। अभी ये इसका 0। ठीक है, तो इसके सिर्फ टोटल 3 आइसोमर्स है, उनके नाम आप ढूंढ के लिख देना। थर्ड क्वेश्चन, राइट IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस करते हैं। सबसे पहला है पेंट टू ई। पेंट टू ई। ओजोनोलाइसिस करो भी, तोड़ दो, ये बनेगा और ये बनेगा। इन दोनों का नाम लिख देना। सेकंड है आपका 2 3 4 डाइमिथाइल हेप्ट 3 इन। 3 4 हेप्ट 3 इन, पहले 7, फिर 3 4 डाइमिथाइल हेप्ट 3 इन, ये है। ये डबल बॉन्ड तोड़ दो तो क्या बनेगा? एक तो आपका ये बन रहा है, और दूसरा आपका ये बन रहा है। इन दोनों का नाम लिख सकते हो आप। C 2 इथाइल ब्यूट 1 इन। तोड़ दो, एक तो ये बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है? ये बन रहा है। ठीक है, इसका नाम होता है मिथेनॉल, और इसका नाम आप क्या रख सकते हो? पेंटीनोन। और अगर पोजीशन इंडिकेट करें तो पेंटीन 3 ऑन। ओके, 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन। तो 1 पे इन भी है, 1 पे बेंजीन भी है। 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन तोड़ो। एक टोलुइन बनेगा, और एक प्रोपेनॉल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। An alkane on ozonolysis gives a mixture of ethanol and pant 3 on. Ozonolysis, अब ये जोड़ना पड़ेगा आपको, तोड़ना नहीं है। इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर है। पेंटेन 3 ऑन। पेंटेन 3 ऑन में ये पेंटेन 3 ऑन। अभी इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा? ये बन गया आपका, ये है आपका एल्केन ए। चलो, एन एल्कीन ए कंटेन्स 3 CC8 CH sigma bond and 1 CC pi bond. A on ozonolysis gives 2 moles of an aldehyde of मोलर मास 44 एल्डिहाइड मतलब CHO तो है उसमें और एक R ग्रुप है। तो मोलर मास ऑफ 44 अगर आप ढूंढने निकालेंगे तो क्या आएगा? इथेनॉल आएगा, CH3CHO। तो एक इथेनॉल तो बन रहा है, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड। तो 2 मोल्स ऑफ अगर इथेनॉल बन रहा है, मतलब ये बन रहा है, तो इसको जोड़ दो। तो एल्कीन क्या हुआ? A इज इक्वल टू ब्यूटीन, प्यू ब्यूटीन। ओके, चलो। प्रोपेनॉल एंड पेंटेन 3 ऑन आर द ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ एन एल्कीन। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? फिर से प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोपेनॉल मतलब ये प्रोपेनॉल है, और पेंटेन 3 ऑन ये है। इन दोनों का ओ ओ पास में लाओ, और इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दो।
ये है इसका प्रोडक्ट। ठीक है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं करना, इसको रख देना प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O और बैलेंस कर देना। सेम इन दोनों में करना। ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स ऑफ हेक्स 2इन। हेक्स 2इन मतलब इसका सिस एंड ट्रांस बनाना। चलो बनाते हैं। दिस इज विच विद द हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। ब्रो हायर बॉइलिंग पॉइंट तो इसी का होगा, ट्रांस का। ट्रांस हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि पैकिंग पैकिंग इसमें अच्छी होगी, आप ट्रांस को अच्छे से फिट कर सकते हो। ओके, फॉर पैकिंग efficiency. 10th, why is benzene extraordinarily stable though it contains 3 double bond? तो देखो बेंजीन में मैंने बताया था, इसका एक्सप्लेनेशन इधर पे लिखा हुआ है। ये पूरे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ये वाले पॉइंट आपको लिखने हैं आंसर 10 में कि the 6 electrons are thus delocalized and can move freely about the 6 carbon nuclei and are attracted strongly by the nuclei of the carbon atoms, then the electron cloud localized between the 2 carbon atoms. तो ये आपको लिखना है इधर पे कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्मूला इस पे ज्यादा स्टेबल। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक? इसका आंसर यहाँ पे हमने देखा था एरोमेटिसिटी में, ये देखो आंसर 11। एरोमेटिसिटी के कंडीशन बहुत सिंपल सिंपल कंडीशन है, प्लेनारिटी, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन एंड योर थर्ड पॉइंट इज टेक के लिख लेना। एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग सिस्टम्स आर नॉट एरोमेटिक। देखो ये एरोमेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर है, रिंग तो है पर पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा। डीलोकलाइजेशन के लिए आपको ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड इधर है तो एक इधर होना चाहिए था या फिर एक इधर होना चाहिए था। यहाँ पे तो 2 कार्बन के बीच बाद आ रहा है, देखो यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये सिर्फ तभी कम्युनिकेट करेंगे जब यहाँ एक है और यहाँ एक है, तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा दूर हो गया ये। चलो सेकंड में क्या है, सेकंड में भी वही है, पूरे रिंग में नहीं हो पा रहा, सिर्फ आधे रिंग में हो रहा है। हाँ, थर्ड वाला क्या है, 4 पाई बॉन्ड है मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक नहीं। एरोमेटिक में तो 6 होना चाहिए, यहाँ 10 होना चाहिए। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन? ठीक है, तो आप लेंगे बेंजीन, इसमें कराएंगे ब्रोमीन का एडिशन, ब्रोमीन का एडिशन कराएंगे, फिर इसमें कराएंगे नाइट्रेशन। तो ब्रोमीन है आपका पैरा डायरेक्टिंग पैरा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, मेटा नाइट्रोक्लोरो बेंजीन। चलिए इसको नीचे सॉल्व करते हैं। देखो मेटा नाइट्रोक्लोरो बेंजीन, सबसे पहले बेंजीन लो, इसका नाइट्रेशन करा दो। कैसे कराओगे, HNO3 H2SO4 तो NO2 आ जाएगा, फिर इसका हैलोजिनेशन करा दो। हाँ, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो NO2 पहले लगाया तो मेटा बनेगा। अगर आपने NO2 पहले लगाया तो मेटा प्रोडक्ट बनेगा, अगर आपने Cl पहले लगाया होता तो आपका पैरा प्रोडक्ट बनता। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज पैरा नाइट्रो टोलुइन। तो पहले तो आप बेंजीन लो और उसका फ्रीडेल क्राफ्ट करा दो। ठीक है, फ्रीडेल क्राफ्ट करा दोगे विद CH3Cl, तो टोलुइन बनेगा। अभी टोलुइन में आपको क्या कराना है, आपको क्या बनाना था, पैरा नाइट्रो टोलुइन, तो इसमें नाइट्रेशन करा दो। पैरा में NO2 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट है आपका
एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन को कन्वर्ट करने के लिए बेंजीन लो, ठीक है, इसका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराओ विद एसिटाइल क्लोराइड, मतलब इसके साथ कराओ तो ये वाला हट जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। इसको कहते हैं हम एसिटोफिन, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। चलिए 14th क्वेश्चन क्या है। इन द एल्केन this identify 1 to 3 carbon atoms which give number of hydrogen atoms bound to each one of these। मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप पहले ड्रॉ कर लीजिए। इसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसा है, इसमें 2 CH3 है और इधर पे 2, ठीक है, ऐसा ही है। ओके, तो अभी नाइट्रोजन आपने इसमें हाइड्रोजन ऐड करना है, करिए। चलो, सबको, सब पे उनका प्राइमरी सेकेंडरी लगा। ये टर्शरी कार्बन, तो ये टर्शरी हो गया। ये प्राइमरी कार्बन है, तो ये प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी 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 प्राइमरी, और ये रिमेनिंग वाले सेकेंडरी सेकेंडरी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका 14th। 15th पे आता है, व्हाट इफेक्ट डज ब्रांचिंग हैज ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने बताया था कि अगर एक ब्रांचिंग वाला कार्बन है जिसमें 4 ब्रांच और एक स्ट्रेट 4 कार्बन वाला चेन है, तो ये इसका इसका एरिया ज्यादा हो रहा है और इसका एरिया देखो सिकुड़ रहा है। तो एरिया जितना ज्यादा, वांडरवाल फोर्स उतना ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। तो ब्रांचिंग कर दोगे एरिया कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो बीपी डिक्रीजेस। एडिशन ऑफ HBr to propene yields 2 bromopropane, while in presence of benzoyl peroxide same reaction yields 1 bromopropane। Explain and give mechanism। 16 का आंसर यहाँ हमने देखा था कि भाई पेरोक्साइड से क्या इफेक्ट पड़ता है, खराश इफेक्ट जो होता था, याद है, खराश इफेक्ट। उसका इसका आंसर वही है, खराश इफेक्ट। आंसर 16 राइट। कहाँ गया, तो एल्किन हो गया। प्रिपरेशन, खराश इफेक्ट, देखो डिमांटी मार्कोनिको और खराश इफेक्ट। आंसर 16 में ये देखना है आपको। ओके, चलो 17 में आता है। राइट डाउन द प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ 1,2 मिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। चलो, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। देखो, इसका ओजोनोलाइसिस होगा तो 2 प्रोडक्ट बने, क्योंकि एक में तो ऐसा रहेगा और एक में ऐसा रहेगा। एक में दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, एक में दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो इसमें हम इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो क्या क्या बनेगा, सी 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 सी, हम्म, सी सी सी, ये बन रहा है। और इसमें क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, तो सी, ठीक है। एक तो ये बना, दूसरा आपका तीसरा, ये प्रोडक्ट बने। तो कैक्यूल ने जो बोला था कि दो इसमें एग्जिस्ट करता है, इसको ये सपोर्ट कर रहा है। 18, अरेंज बेंजीन एंड हेक्सेन डिक्रीज ऑफ ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर, इथाइन एंड हेक्सेन एंड बेंजीन। तो सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा देखो, बेंजीन मतलब sp2, ये sp3 और ये sp, तो सबसे ज्यादा इथाइन, बेंजीन और एन हेक्सेन, क्योंकि sp कैरेक्टर पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है।
Why does benzene undergo electrophilic substitution reaction easily and nucleophilic substitution with difficulty? क्योंकि भाई देखो सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोई कुछ होना चाहिए। बेंजीन में सब्स्टिट्यूट अगर करोगे तो H को हटाओगे और H हटेगा तो प्लस चार्ज लेके हटेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बन के हटेगा। H को नेगेटिव चार्ज देके हटाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना पड़ेगा और डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल, इसीलिए डबल बॉन्ड पे हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं, H को पॉजिटिव चार्ज देते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करना इजी है पर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करना डिफिकल्ट। Okay? How would you convert the following into benzene? Ethyne, red hot iron tube, याद है? इथीन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, हेक्सेन। हेक्सेन को बेंजीन में करने के लिए हमको डबल बॉन्ड्स ऐड करने पड़ेंगे, तो अनसैचुरेशन हेक्सेन वाला पॉइंट। देखो हेक्सेन को कैसे करेंगे, पहले हेक्सेन को हम साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करेंगे और साइक्लोहेक्सेन को हम एरोमेटाइजेशन करवा देंगे तो बेंजीन बन जाएगा। Which structures of all the alkenes which on hydrogenation give 2-methyl butane? 2-methyl butane मतलब हाइड्रोजनेशन अगर करेंगे तो 2-methyl butane देंगे, मतलब ये देखो ये 2-methyl butane से। तो एक तो हो गया आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और एक हो गया आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो 3 आ गए आपके, ठीक है। चलो arrange the following set of electrophilic decreasing relative reactivity with the electrophile. तो क्लोरोबेंजीन 2,4-डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। देखो क्लोरोबेंजीन, इसको सॉल्व करते हैं 22 को। क्लोरोबेंजीन, हाँ 2,4-डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। उसके बाद पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, NO2 मतलब डीएक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, यहाँ पे 2 डीएक्टिवेटिंग, यहाँ पे 1 डीएक्टिवेटिंग, यहाँ पे 0 डीएक्टिवेटिंग। तो सबसे ज्यादा कौन आएगा, ये आपका आ जाएगा सबसे ज्यादा। उसके बाद ये, सॉरी, ये सबसे ज्यादा फर्स्ट, सेकंड में ये आएगा, थर्ड में ये आएगा, ठीक है। सिमिलरली टोलुइन, पैरा ना पैरा बना ही होता है टोलुइन, उसके बाद ये और उसके बाद इसमें दो ये इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 1 प्लस है, तो सबसे ज्यादा प्लस वाले को देंगे, फिर प्लस 1 माइनस को हम सेकंड पे रखेंगे और थर्ड में दोनों माइनस को, ठीक है। 22 23 पे जाते हैं। Out of benzene, meta dinitrobenzene and toluene, which will undergo nitration most easily and why? नाइट्रेशन कराना है, मतलब देखो बेंजीन है, डाई नाइट्रो, ठीक है, 2 NO2 है और सिर्फ टोलुइन है। टोलुइन मतलब एक CH3 है तो प्लस, डाई नाइट्रो मतलब 2 प्लस, ठीक है, और बेंजीन मतलब 0। तो सबसे ज्यादा कौन कराएगा, टोलुइन, क्योंकि प्लस इसमें सबसे ज्यादा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। चलो ये है 23। Suggest the name of a Lewis acid other than anhydrous aluminum chloride which can be used for aluminum chloride, FeCl3, ये दो आराम से यूज कर सकते हो, तो FeCl3 लिख दो। What is wood? Why Wood's reaction is not preferred for preparation of alkene containing odd number? देखो odd number होगा मतलब आपको बनाना है ये, तो आप उसको बनाने के लिए क्या लोगे सबस्ट्रेट, एक तो आप ये लोगे और एक ये लोगे। अभी इसमें एक सबसेट तो ये बनेगा पर इसमें 2 और सबसेट बन सकते हैं, क्योंकि ये इसी से कंबाइन कर लेगा और ये भी अपने आप से कंबाइन कर लेगा, तो एक ये भी बन सकता है और एक ये, तो मिक्स मिलेगा आपको। तो मिक्स आपको नहीं चाहिए, प्योर चाहिए, तो आप फोर्स्ड रिएक्शन अवॉइड करते हैं। ओके, सो दिस वाज योर NCERT बैक एक्सरसाइज, so this chapter is over for you. Thank you.